औरंगजेब को मेरे ख्याल से भारतीय इतिहास में जो समझने की कोशिश की गई है वो बहुत नकारात्मक तरीके से की गई है। आज हमारे पास संविधान है, मानव अधिकार हैं, मानव कर्तव्य हैं। राजाओं के समय तो पूरे अधिकार राजा के पास रहते थे। सांप्रदायिक राजनीति कभी भी दूसरे धर्म के इसमें से कुछ विलेन बनाती है। मुस्लिम राजाओं को विलेन के रूप में प्रस्तुत किया। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। देश के जाने माने इतिहासकार, लेखक, चिंतक और सामाजिक सद्भावों मुखर समर्थक, आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर रह चुके डॉक्टर राम पुनियानी दशकों से धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखते आए हैं। आज मंथन टुडे के लिए सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर राम पुनियानी जैसे शख्सियत हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। धन्यवाद जी सर, हम लोगों ने जो पढ़ा है औरंगजेब को, तो करीब समझिए कि 49 साल उन्होंने भारत में राज्य किया। ठीक है, जो सत्ताधारी वाले लोग हैं उनका कहना है कि जिस तरह से वो दिखा रहे हैं औरंगजेब को, चाहे वो नेगेटिव बोलिए चाहे आप जिस तरह से भी बोलिए, और सीधे सवाल आपसे हम करेंगे सर। तो सीधा सवाल ये रहेगा सर कि मुगल में औरंगजेब का शासनकाल, जिसमें भारत को सोने की चिड़िया कहा गया था, क्या सचमुच में वो स्वर्ण काल था, या आज के राजनेता जो बोल रहे हैं, जो सत्ताधारी भाजपा के लोग जो बता रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, औरंगजेब को मेरे ख्याल से भारतीय इतिहास में जो समझने की कोशिश की गई है वो बहुत नकारात्मक तरीके से की गई है। खास तौर से जो इतिहासकार या जो राजनीतिक जो लोग हैं जो अपने धर्म के नाम पे राजनीति को मजबूत करना चाहते हैं, उन्होंने औरंगजेब को बहुत एक निम्न तरीके से दिखाया गया है। जहां तक भारत की आर्थिक परिस्थिति का सवाल है, क्योंकि जो केंद्र में पहले सल्तनत का राज था, उसके बाद मुगल शासन आया और मुगल शासन की जो पीढ़ियां यहाँ चली उसमें औरंगजेब अंतिम महत्वपूर्ण राजा थे। उसके बाद तो उनका राज्य काफी सिकुड़ गया। तो इनके दौरान एक खास बात क्या हुई कि जो संचार के साधन, खास तौर से रोड, जैसे शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था, उसके बाद इन्होंने ये मुगल की एक खास बात थी कि ये बिल्डिंगें और इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन में काफी रुचि लेते थे। तो एक प्रकार से जो यहाँ का संचार साधन सुधरा तो उसके कारण व्यापार को बहुत मदद हुई, और इसी दौरान भारत का जो उत्पादन हुआ वो दुनिया के ग्रॉस प्रोडक्ट का जीडीपी जिसको कहते हैं, तो उसका करीब 26% भारत का उसमें योगदान था। और ये योगदान का मुख्य कारण क्या था? एक तो यहाँ के टेक्सटाइल्स, कपड़े, यहाँ की जो कलाकारी थी कपड़े में वो बहुत प्रसिद्ध है और लोगों ने इसको, दुनिया में इसको काफी पसंद किया जाता था। तो एक तो कपड़े यहाँ से काफी निर्यात किए जाते थे, दूसरे शक्कर, ये दो चीजें बहुत निर्यात की जाती थी और इसके कारण भारत के जीडीपी में एक बहुत बड़ी वृद्धि हुई। वैसे भी समृद्धि का सवाल ये है कि अंदर किसानों का हाल जो भी हो, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो काफी बढ़ा, और उसके पीछे कारण यही था कि एक तो आबाद तरीके से लोगों के उत्पादन में वृद्धि हो रही थी कि औरंगजेब के, जैसे आपने कहा, 49 साल के शासनकाल में तो युद्ध हुए भी सही, पर इतने भयानक युद्ध नहीं हुए कि वो उत्पादन को प्रभावित करते। तो उत्पादन चलता रहा और उसके आधार पे इनका जो बढ़ा। तो स्वर्ण काल तो खैर कहना एक बड़ी बात है कि स्वर्ण काल कब होगा, उसमें मानव अधिकार कैसे होंगे, इसलिए मैं उसको इस्तेमाल नहीं करता, पर इतना कहूंगा कि आर्थिक रूप से पूरे देश की समृद्धि का ये पीरियड था और उसमें लोगों पर खैर लगान लगता था, किसानों की और समस्याएं थी, जमींदारों के हाथों से शोषण होता था, वो अलग बात है। पर जहां तक टोटल दुनिया में इसका शेयर है भारत का, वो काफी ऊंचा था। अब हुआ क्या इसके बाद, जब अंग्रेज सत्ता आई, तो अंग्रेज सत्ता और मुगल सत्ता में फर्क क्या था कि मुगल सत्ता जो थी वो यहीं की थी, ना उन्होंने बाहर से कोई निर्देश लिया, ना बाहर यहाँ की संपत्ति लूटकर बाहर ले गए। मुख्य रूप से यहाँ संपत्ति जो जमा होती रही, क्योंकि यहाँ की संपत्ति बाहर नहीं गई। कुछ जो पहले
मुस्लिम राजा आए थे, लूट के चले गए, वो मंगोल आए थे, चंगेज खान आया था, महमूद गजनवी आया था, वो तो लूट के चले गए। लेकिन औरंगजेब और ने ये लूटा नहीं, औरंगजेब ने टैक्स वसूल किए टैक्स वसूली की जी। एक, और जो उनके आपसी दूसरे राजाओं से लड़ाइयां हुई, उसमें उसने काफी सूझबूझ के साथ पूरे राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया, क्योंकि पहले औरंगजेब के पहले दक्कन जिसको कहते थे, दक्षिण चल के दक्षिण में इतना मुगल सत्ता का प्रभाव नहीं था, इनके आने के बाद वो भी बढ़ गया। और ये भी है कि दक्कन में कई मुसलमान राजा थे जिनको औरंगजेब ने हराया। तो यहाँ मैं धर्म का एंगल भी आपको बता देता हूँ, इसमें धर्म का कोई एंगल नहीं है। औरंगजेब एक मुगल शासक के रूप में अपने राज्य को बढ़ाना चाहता था, तो दक्कन में जो मुस्लिम राज थे उनको भी उसने अपने इसमें मिला के अपने साम्राज्य को बड़ा किया। और इसका बड़ा प्रभाव क्या हुआ कि उत्पादन केंद्रीकृत होते गया, उत्पादन बढ़ते गया। सर सवाल ये है कि औरंगजेब के नाम पर इतनी नफरत क्यों है भारत में? जिस तरह से परसेप्शन फैलाया जा रहा है औरंगजेब को लेके, तो ऐसा क्यों है? इसका क्या वजह, क्या है इसके पीछे? नहीं, उसके पीछे मुख्य वजह ये है कि जो सांप्रदायिक राजनीति है, सांप्रदायिक राजनीति कभी भी दूसरे धर्म के इसमें से कुछ विलेन बनाती है, और ये सांप्रदायिक राजनीति राजाओं को लेकर ज्यादा चलती है। आप ये देखिए कि हम आज के मूल्यों से राजाशाही को तोल नहीं सकते। आज हमारे पास संविधान है, मानव अधिकार है, मानव कर्तव्य है। राजाओं के समय तो पूरे अधिकार राजा के पास रहते थे, तो उसके आधार पे जो बात बाद में आई, तो आज नफरत इसलिए की जाती है कि एक तो पहले जो यहाँ इतिहास को लाया गया वो अंग्रेजों द्वारा लाया गया। पहले तो चारण भाट वो होते थे जो राजा की तारीफ में लिखते थे, या राजा कई बार खुद का लिखता था, या कई बार और उसके बारे में लिखते थे। तो उसमें जो उतना ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री है वो नहीं आती थी। या तो राजा का गुणगान करो, या उसको क्रिटिसाइज करो, या उसके जीवन के क्रोनोलॉजी दो। ब्रिटिश के आने के बाद, खासतौर से 1857 की क्रांति के बाद, अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ तो भाई हिंदू मुस्लिम मिलके हमारे खिलाफ लड़े हैं। बहादुर शाह जफर, तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी, ये सब जो राजे महाराजे थे वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। तो अंग्रेजों ने अपनी समझ से सोचा कि अगर हमको यहाँ ज्यादा राज्य करना है तो हिंदू मुसलमानों में एक प्रकार से दीवार खड़ी करनी पड़ेगी नफरत की, इसमें फूट डालना पड़ेगा। और उसके लिए उन्होंने इतिहास में खास तौर से मुसलमान राजाओं को ज्यादा डेमोनाइज किया, ज्यादा उनको अनपॉपुलर किया। क्यों? कारण ये था कि 1857 में ब्रिटिश लोगों की ये समझ थी कि ये यहाँ का जो 1857 का उभार था ये मुख्य रूप से एक मुस्लिम राजा के रूप में था, ये मुस्लिम उभार था। इसलिए उन्होंने बदला लेने के हिसाब से पहले तो इनको पनिशमेंट किया। दिल्ली से लेके तो मेरठ तक की सड़कों पर जो झाड़ लगे थे उन पर विद्रोहियों को फांसी दे दी गई। फिर उसी के बाद उन्होंने जो इतिहास लगाया उसमें मुसलमान राजाओं को चित्रित किया कि इन्होंने मंदिर तोड़े हिंदुओं के, इन्होंने जबरदस्ती से इस्लाम फैलाया, इनकी पॉलिसीज बहुत क्रूर थी, इन्होंने हिंदू स्त्रियों पर अत्याचार किया। ये सब मेल जोल जो थोड़ा आधा सच था और आधे से ज्यादा झूठ था। अच्छा, मतलब तो उसको बढ़ा के देखिए, अंग्रेजी में एक शब्द सेलेक्टिव हिस्टोरी, इतिहास का भगवाकरण भी हुआ है। जी बिल्कुल हुआ है। इतिहास के भगवाकरण पे मैं ये बता रहा था कि उन्होंने राजा को धर्म के चश्मे से देखा, और उसमें उन्होंने खास तौर से मुस्लिम राजाओं को विलेन के रूप में प्रस्तुत किया। कैसे? मैं थोड़ा सा मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं कि जैसे एक सेलेक्टिव हिस्टोरियोग्राफी होता है। सेलेक्टिव यानी इतिहास की 100 घटनाएं हैं, उसमें आप 3 घटनाओं को लेकर उसको ब्लो अप कर दो, उसको ज्यादा दिखाओ, तो वो एक होता है। जैसे औरंगजेब द्वारा मंदिरों का तोड़ा जाना, आज लोग आसानी से कहेंगे औरंगजेब ने 100 मंदिर तोड़े, 1000 मंदिर। कई मंदिरों में भी औरंगजेब का नाम है भारत में। बिल्कुल सही, मैं उसी बात पे आ रहा था कि औरंगजेब ने जहाँ 10 के करीब मंदिर तोड़े, उसने सैकड़ों मंदिरों को दान दिया। उसमें जैसे कामाख्या देवी का मंदिर है, महाकाल का मंदिर है, भगवान कृष्ण का मंदिर है, चित्रकूट में बालाजी का मंदिर है, तो इसको उसने दान भी दिया। तो यानी इसको मैं कह रहा था सेलेक्टिव। आज लोगों की चेतना में क्या है कि काशी विश्वनाथ का मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा। लोगों की चेतना में ये नहीं है कि उसने महाकाल के मंदिर को दान दिया,
चित्रकूट बालाजी के मंदिर को दान दिया, एक सिख गुरु को उन्होंने देहरादून में गुरुद्वारे के लिए जगह दी। जी तो ये देखिए कि अगर कि इस दोनों में जो डेमोनाइजेशन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, किसी का दानवीकरण, ये अंग्रेजों के इतिहास से शुरू हुआ और उस इतिहास से शुरू होने के कारण बाद में सांप्रदायिक ताकतों ने उसको उठा लिया। मुस्लिम सांप्रदायिक ताकतों ने इसको उल्टा कर दिया कि मुसलमान राजा बहुत महान थे, हम तो शासक थे और हिंदुओं के ऊपर हमने राज किया। और हिंदू हिंदू महासभा आरएसएस, ये जो हिंदू सांप्रदायिक लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई ये जो देश हिंदुओं का है और मुसलमान यहाँ के आक्रांता है, इन्होंने सब हमारे पे अत्याचार किए। जी अत्याचार किया। लेकिन सवाल ये भी है सर कि औरंगजेब और शिवाजी का युद्ध धर्म युद्ध था या सत्ता की लड़ाई थी? देखिए, धर्म युद्ध कहीं नहीं होता। ये जो क्रिश्चियन राजा थे वो अपने राज्य के विस्तार को क्रूसेड कहते थे, हिंदू राजा धर्म युद्ध कहते थे और मुस्लिम राजा जिहाद कहते थे। न इसमें धर्म युद्ध है, न क्रूसेड है, न जिहाद है। मुख्य रूप से सत्ता के लिए राजा लोग लड़ते थे। और धर्म की जो बात है वो हमारे संतों ने फैलाई, सूफियों ने फैलाई, अशोक के सम्राट अशोक के प्रचारकों ने फैलाई। इसको राजाओं ने जानबूझ के धर्म से जोड़ लिया ताकि उनको लेजिटिमेसी, वैधता ज्यादा मिले। उसके कारण इसको वो धर्म के नाम पे करते हैं। शिवाजी और औरंगजेब का अगर मैं थोड़े से मैं बता दूं तो देखिए, शिवाजी और औरंगजेब की लड़ाई क्यों हुई? लड़ाई कोई धर्म के नाम पे नहीं हुई। शिवाजी महाराज के पिता राजा नहीं थे, ख्याल कीजिएगा, उनके पिता राजा नहीं थे। उन्होंने राज्य कैसे बनाया? कुछ 150 लोगों को साथ में करके चंद्रराव मौर्य के खजाने पे हमला किया। चंद्रराव मौर्य, शिवाजी चंद्रराव मौर्य, उस पर हमला किया, संपत्ति को छीन लिया, सेना बनाए और वहां से अपने राज्य का बनाकर उसका विस्तार करने लग गए। अब जब वो राज्य का विस्तार करने लग गए, ये राज्य का विस्तार करेंगे तो किसका राज्य कम होगा? औरंगजेब का। तो औरंगजेब ने इसलिए अपनी सेना भेजी कि बहुत शिवाजी को जाके आप नियंत्रित करो। और जिसके नेतृत्व में सेना भेजी उनका नाम था राजा जय सिंह। ये बड़े खुद। और शिवाजी महाराज की सेना में उनके जो मुख्य सेनापति थे वो जो ज्यादातर उसमें मुसलमान थे, दौलत खान, सिद्दी खान, ये उनके 12 सेनापति में हिंदू सैनिक थे। सेना में भी काफी हिंदू सैनिक थे। तो ये कोई धर्म से इसका लेना देना नहीं था। शिवाजी राज्य को न स्थापित कर सके, राज्य को बड़ा न कर सके, ये औरंगजेब की मंशा थी। और शिवाजी की मंशा थी कि मैं अपने राज्य का विस्तार। धर्म का युद्ध का लड़ाई दोनों में नहीं था, धर्म की लड़ाई नहीं थी दोनों में। जी नहीं। जी सर, तो भारत के नागरिकों के लिए औरंगजेब ने अच्छा काम किया था या बुरा? एक अगर आपको पहले बता दूं कि राजाशाही में नागरिक नहीं होते थे जी। राजाशाही में राजा होता था, प्रजा होती थी। नागरिक का अधिकार आजादी के बाद हमको मिला, ठीक है। तो प्रजा का बड़ा हिस्सा, जो छोटा हिस्सा जो राजा के साथ अलाइन था, जैसे जमींदार हो गया, फिर छोटे राजा हो गए जो औरंगजेब से जुड़े हुए थे, वो तो मजे में थे। और जो गरीब किसान थे, राजाशाही में गरीब किसानों को कोई बहुत अच्छा होता नहीं है। वो जितना भी उत्पादन करते हैं उसका बड़ा हिस्सा जमींदार ले जाता है। दस्तकार जो उत्पादन करते हैं उसका एक हिस्सा जमींदार ले लेता है, राजा ले लेता है। तो मोटे तौर पे कह सकते हैं, हिंदू मुस्लिम को छोड़ दीजिए, इसमें जो जमींदार थे, छोटे राजा थे, संपन्न किसान थे, वो तो खुश थे। और जो गरीब किसान थे, श्रमिक किसान थे, जिनके पास जमीन नहीं थी, वो काफी तकलीफ में थे वो लोग। लेकिन सर, जिस तरह से सत्ताधारी वाले लोग जिस तरह से परसेप्शन बनाए हुए हैं औरंगजेब को लेके, तो ये क्या गलत है या फिर सर सही? अब देखिए, मैं जैसे आपको बता रहा था, इस परसेप्शन में कोई भी सच्चाई नहीं है। वो दो चीजों को ले लेते हैं। तो एक तो औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर की हत्या, उसमें धर्म का थोड़ा मामला था और सत्ता का ज्यादा मामला था, क्योंकि सिख गुरु तब तक वहां टैक्स वसूल करने लग गए थे। तो औरंगजेब को वो भी एक डर लगा कि अपने आप में शासक बन जाएंगे, मेरे हाथ से इतना जमीन निकल जाएगी। मैंने आपको भी बताया कि औरंगजेब ने एक सिख गुरु को देहरादून में जमीन भी दान दी गुरुद्वारे के लिए। तो उसमें धर्म का कोई मामला नहीं आता। तो एक उस बात को उन्होंने पकड़ लिया, गुरु तेग बहादुर की। दूसरी, संभाजी महाराज पे अभी हमारे महाराष्ट्र में छावा फिल्म आई थी और ये बताने की कोशिश की गई कि
औरंगजेब ने संभाजी को पकड़ा और उसको कहा कि तुम मुसलमान बन जाओ, नहीं तो हम तुमको खत्म कर देंगे। अब ये बात भी देखिए, जो जीता हुआ राजा हारे हुए राजा का अपमान करने के लिए इस प्रकार की बातें बोलता है कि अगर तुम मुझे मेरा धर्म स्वीकार कर लोगे तो मैं तुमको माफ कर दूंगा। संभाजी ने मना किया तो वो एक घटना को उन्होंने पकड़ लिया, उसी के आधार पर बढ़ा चढ़ाकर उनका कितना अत्याचार हुआ ये वो बताते हैं, जहां से औरंगजेब को खास तौर से चुना गया। ये दो घटनाएं इतिहास में है। कारण कुछ अलग था, उसका एक्सटेंट अलग था, डिग्री अलग थी, पर उसको आज के माहौल में इस प्रकार से रखा जाता है। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया है आपका सर, जो आपने इतना कीमती समय दिया। और आप मंथन टुडे का बहुत सौभाग्य की बात है कि आप हमारे इसमें ज्वाइन करके और आपने बेबाकी सी सारी बातों को, मुगल एम्पायर और इतिहास के मुद्दे को, औरंगजेब के बारे में जो सत्ताधारी वाले लोग का परसेप्शन है और जो आपने रियलिटी बताया, वो बहुत ही अच्छा है और लोगों के पास ये मैसेज जाएगा, बहुत पॉजिटिव मैसेज है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर पुनियानी जी, शुक्रिया सर आपका। बहुत धन्यवाद जी, आपका भी धन्यवाद। जी जी। डॉक्टर राम पुनियानी का मानना है कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता और आपसी भाईचारा में है। वे लगातार यही संदेश देते रहे हैं कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए संवाद और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा जरूरी है। उनके विचार आज के दौर में समाज को सोचने और आत्म मंथन के लिए मजबूर करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।